हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम लेकर चल रहे हैं। जिस श्रृंखला में 2020 का प्रश्न पत्र हम देख रहे थे, इसमें क्या क्या प्रश्न आए हैं। बेसिकली हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। साइंस में जो केमिस्ट्री वाले चैप्टर आपके बनते हैं उनमें से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको किस प्रकार से लिखने हैं, उस पूरे टॉपिक को हम यहाँ पर समझेंगे, उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, 2020 के प्रश्न पत्र जो कि आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स इसमें 20 मार्क्स का था, 80 मार्क्स का ये था, और समय जो था वो 3 घंटा था। निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन जो भी होंगे वो आप लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहला काम यही होता है, क्वेश्चन पेपर जब भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको केयरफुली आपको रीड करना होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से उनको पढ़ना है। क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं, कितने प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है ना, यानी जितने प्रश्न जितने नंबर का वो प्रश्न है, नंबर के हिसाब से उतने ही मार्क्स के लिए आप आंसर को लिखेंगे अपना। ठीक है ना, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है सपोज, तो 1 वर्ड में आंसर जाना चाहिए। अगर 1 वर्ड से ज्यादा उसको एक्सप्लेन करना है तो एक लाइन में जाना चाहिए। आप उसमें 10 लाइनें लिख देंगे तो उससे उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मार्क तो आपका एक ही है। ठीक है, एक से ज्यादा आपको नंबर मिलने ही नहीं है, चाहे आप उसमें कितना भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसी में हमने देखा था कि पहला प्रश्न जो है आपका वो बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें सारे आएंगे जितने भी उसके खंड बनेंगे, सबके लिए आपको 4-4 विकल्प मिलेंगे। उन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न था आपका कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनियम की जब भी बात होगी तो एन और एच तो उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है ना, देन यहाँ पर क्या है, एन और एच आपको किसमें दिख रहा है, सेकेंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है NH4OH। ठीक है, तो ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना भी पता है, NaCl तो पता है कि सोडियम क्लोराइड होता है, तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा। H2SO4 पता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। एसिटिक एसिड पता है, CH3COOH होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी बचा कौन सा, यही, तो यही अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे कंपाउंड है आपकी बुक में। उन कंपाउंड में से मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड के, या लगभग जितने भी आपके कंपाउंड आए थे सभी के केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले बताए थे। तो उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, उनकी याद कर लेंगे उनको, ताकि वो अगर प्रश्न पेपर में आएगा तो आप उसको इजीली कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसका ऑप्शन का आंसर आपका ये है। ठीक है, देन किसी विलियन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करता है आपका। ठीक है ना, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है का मतलब वो वर्षा क्या कहलाती है। ठीक है ना, यानी बारिश हो रही है और उस बारिश के पानी का पीएच मान निकाले अगर, तो वो 5.6 से अगर कम जा रहा है, ठीक है, वर्षा के जल का जो पीएच मान है, उस पानी का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम हो रहा है पीएच का मान, तो उस वर्षा को क्या कहेंगे आप? नॉर्मल रेन नहीं है वो, कौन सी रेन होगी? एसिड रेन होगी, जिसे आप क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है, चूंकि 1 नंबर के लिए ये पूछा गया है तो आप खाली अम्लीय वर्षा लिख देंगे। ठीक है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ यही पूछा गया है कि उस वर्षा को क्या कहेंगे। तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आपको पता है 7 से कम पीएच मान होता है अम्लों का, तो 7 से कम जिनका भी पीएच मान होगा वो सारे अम्ल की श्रेणी में आएंगे। नीले लिटमस को आपका लाल कर देंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी दीजिए। ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था। ठीक है ना, कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वाटर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जब भी बात हो रही है तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना। और क्या कंबाइन हो रहे हैं? आपके रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर के आपका क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर है? संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होगा क्या आपका?
इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे, एकल उत्पाद आपका बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। इसी को आपका क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो आपके पास रिएक्टेंट थे और दोनों कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया है, ये संयोजन अभिक्रिया का एकल उत्पाद हो गया है। तो दो अभिकारकों से एक उत्पाद बन रहा है, यही आपका क्या, संयोजन अभिक्रिया। तो जरूरी नहीं है आपके पास दो ही अभिकारक, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा गया, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद आपका एक बनेगा उनसे जुड़ करके, उनसे मिल करके। तो आपका ये क्या कहा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसे कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, नाम लिखिए। ठीक है ना, 2 नंबर का ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आपने बताना है। चलिए कौन आंसर करेगा, चलिए। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो हमने पढ़ा था, जैसे हम उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे थे मेटल का, तो हमने वहां पर क्या बोला कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर ही हम धातुओं को क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमने अभिक्रियाशीलता के आधार पर ग्रुप बनाए थे, वर्ग बनाए थे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, सारी जो धातुएं आ रही हैं उनको आप मोटे मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो आपने बनाए थे अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्ग। ठीक है, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पहले वाली क्या होंगी, जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होंगी। ठीक है, दूसरा मध्य की अभिक्रियाशीलता वाली, और तीसरा आपकी होंगी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है ना, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और तीसरा है आपका निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है, अब आप इन तीनों ही कैटेगरी में अपनी धातुओं के एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ठीक है, होमवर्क में आपको क्या करना है, या अभी क्योंकि ये आपने पढ़ रखे हैं तो तीनों के आप एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से, फिर मुझे बताइए। तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी है, रिएक्टिविटी सीरीज में भी आपने देखा, जो ऊपर की धातुएं हैं वो अभिक्रियाशील है, जिसमें आपका आएगा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी आएंगी। ठीक है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जिंक, आयन, लेड हो गया आपका, ये मध्य की अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जिंक, कॉपर भी आ सकते हैं इसमें,
और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में भी आपकी कॉपर आ जाती है जनरली, बाकी सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। उच्च अभिक्रियाशील धातु का आपको पता है कि वहां पर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जैसे कराते हैं तो उससे आपका क्या होता है, धातु का निष्कर्षण आप उसके अयस्क से कर लेते हैं। और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जनरली आपकी कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है, जिनका आप भर्जन निस्तापन कर रहे थे। पहले अयस्कों का सांद्रण हो रहा था, सांद्रण के पश्चात आपको अगर कार्बोनेट मिल रहा है, अब आपका सल्फाइड मिल रहा है, तो उनका भर्जन या निस्तापन आप लोग करते हैं, जिसके पश्चात वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होते थे। देन आप उनको वहां से प्राप्त कर लेते हैं धातुओं को, ठीक है। और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो आपकी हैं, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातुएं, जनरली इनके अयस्क को आप गर्म करते हैं और गर्म करने से ही आपको धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर के लिए ये प्रश्न था। सिर्फ क्या पूछा गया था, अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने समूह में बांटा जाएगा, कितने वर्गों में, तो 3 वर्गों में बांटा जाएगा। पहला नंबर यहाँ मिलेगा आपको जहां आपने 3 लिखा। दूसरा आपको नाम बताने थे, तो 3 नाम आपने बता दिए हैं और तीनों का एग्जाम्पल भी दे दिए, तो पूरे मार्क्स आपके हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हम सिर्फ जो आपके केमिस्ट्री वाले चैप्टर के क्वेश्चन हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। निम्न का पूरा नाम लिखिए। पहला है आपके पास OTEC, उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। और दूसरा है CFC, ठीक है ना। OTEC का फुल फॉर्म होता है आपका ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। और CFC का क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। चलिए चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो मैंने कई बार आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है जहां पर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रही है, आयन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है, आयन अलग हो रही है। NaOH और जिंक की अभिक्रिया है जहां पर सोडियम जिंकेट बन रहा है और यहाँ पर H2 अलग हो रही है। इन अभिक्रियाओं को आप होमवर्क में आपका प्रैक्टिस करेंगे बैलेंस करने का, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो कितने मार्क्स का है, 3 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है, जिसको बांटा गया है 1 1 1, यानी ईच जो आपका क्वेश्चन है, जो प्रत्येक समीकरण आप बैलेंस करेंगे उन प्रत्येक समीकरण के लिए एक एक नंबर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए इसके अथवा में ये प्रश्न है आपके पास, या तो आपको ये बैलेंस करना होगा क्वेश्चन पेपर में, अभी तो आपको ये करना ही है प्रैक्टिस में, ठीक है ना। लेकिन इसके और में जब आप क्वेश्चन पेपर में करेंगे तो सेम एक और क्वेश्चन आपका बन रहा है, जिसमें कि आपको सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाएं देनी है, ठीक है ना, समीकरण देनी है आपको सिर्फ अभिक्रिया की। तो अभिक्रिया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाएगा, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर आपका क्या बनेगा, ख है आपका जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाएगा, तब क्या होगा। और ग है आपका आयन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कराने पर आपका क्या होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए आप समीकरण लिख लेंगे। चलिए जल्दी से करिए फिर मुझे आंसर बताइए। पहला क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है। चलिए पहली चीज, मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या है आपका, HgO,
ये आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको आपने क्या करना है, हीट करना है, ऊष्मा देनी है, आपने गर्म करना है। आपको पता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल कहाँ पढ़ रहे थे, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में पढ़ रहे थे, जहां पर उनके ऑक्साइड अयस्क को गर्म करने पर आपको आपकी धातु प्राप्त हो रही थी। तो यहाँ पर मर्क्यूरी आपको प्राप्त हो जाएगा और साथ में आपका O2 अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बताइए, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर, चलिए जिंक ऑक्साइड क्या होता है आपका, ZnO प्लस सी यानी कि कार्बन, इन दोनों को गर्म किया जाएगा। गर्म करने पर आपका क्या हो जाएगा, जिंक धातु अलग हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो क्या हो गया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलिए देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, आयन ऑक्साइड थर्ड की एल्यूमिनियम से क्रिया। ठीक है, आयन ऑक्साइड थर्ड की एल्यूमिनियम से क्रिया, और क्या बनता है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयन आपके अलग हो जाते हैं। क्लियर, बस यही अभिक्रिया आपको वहां पे लिख देनी है। तो प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके वहीं से भी बन जाते हैं। तो आयन ऑक्साइड Fe2O3, आयन थर्ड ऑक्साइड जो आपका बताया गया है, प्लस एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, Al2O3 प्लस Fe अलग हो जाएगा। बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों में लिखिए। ठीक है, एल्यूमिनियम जिसका 13 यहाँ पर बताया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें 13 है, मैग्नीशियम का 12, सोडियम में 11 है। ठीक है ना, तो इनके लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल्स, कोशों में किस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाएंगे। ठीक है, तो किस फॉर्मूले से आप लोग निकालते हैं, 2n² के फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, पहली कोश आपकी बनती है के लिए n का मान होता है 1। ठीक है, तो 2n² के फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी के में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, एल के लिए n की वैल्यू 2। ठीक है, 2n² के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में आपके मैक्सिमम बोल रहे हैं, ठीक है ना, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एम में आपके अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास एल्यूमिनियम में है 13 इलेक्ट्रॉन, तो एल्यूमिनियम में आपका के में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 8 10, अब बचे 3, वो किस में चले जाएंगे, एम में चले जाएंगे। तो 2 8 3 का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम में। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का हो गया 13, मैग्नीशियम का है 12, सोडियम का क्या है 11, मैग्नीशियम और सोडियम। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, एम में आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सोडियम जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में आपके 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए नोट करेंगे जल्दी से, ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए। ठीक है,
ये 2l² का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या बताएगा, आपका कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा। पर्टिकुलर किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम जा सकते हैं वो ये बताएगा। और फिर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे उस परमाणु में कि कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर आप बताएंगे कि एक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए, अब अगर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, अगर बिंदु संरचना बनानी होगी तो बिंदु संरचना जनरली आपके पास आती है जो आपके कोवेलेंट, जो आपके जितने भी सहसंयोजी यौगिक आपके बनते हैं उनकी बात करते हैं हम लोग ना। तो उनमें आपका क्या होता है, सहसंयोजी यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी होती है। तो अगर एल्यूमिनियम के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप दे रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन में कितने आपके एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कोश में आपके 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किसका हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया। इसके बाद मैग्नीशियम के लिए सपोज आप दे रहे हो, तो पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम के लिए ये नाभिक, पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया के वाली कोश, ये एल, ये एम। ठीक है, के एल एम, ये एम जी हो गया, एम जी का एटम, ये हो गया सोडियम का एटम, और ये हो गया ए एल, एल्यूमिनियम का एटम। ये के कोश, ये एल कोश, ये एम कोश। चलिए जल्दी से बनाएंगे इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक्वारेजिया निर्माण में किन किन अम्लों का प्रयोग होता है तथा उनका अनुपात कितना होता है। एक्वारेजिया की एक विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में करेंगे, फिर मैं आने वाले सेशन में इसका आंसर आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, दो उत्कृष्ट गैसों का नाम लिखिए। दो नोबेल गैसेस के नाम बताना है और कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड दिया। ये दोनों प्रश्न जो है आपके, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जो हमने पहला भी क्वेश्चन किया है वो भी आपके सिलेबस में बेसिकली नहीं है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग जहां आप लोग पढ़ते हैं ना, सहसंयोजी आबंध, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी आनी चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, आवर्त सारणी वाला चैप्टर नहीं है आपके पास। दो उत्कृष्ट गैसों के नाम, तो जो आपकी नोबेल गैसेस का ग्रुप है उसमें आप लोग देख लेंगे, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनन है, इनमें से कोई भी दो गैसेस के नाम बता देंगे। इसके अलावा सोडियम इथॉक्साइड का सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखिए। चलिए, और एक और क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क में आप लोग कर लेंगे, सोडियम इथॉक्साइड का सूत्र और उस ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। दोनों के एक एक उदाहरण भी दीजिए। आपको पता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें जो ऊर्जा होगी या हीट जो होगी वो इवॉल्व होती है, उत्पन्न होती है अभिक्रिया में। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एंडोथर्मिक भी इसे कहा जाता है। ऊष्मा का शोषण होगा वहां पर, यानी अभिक्रिया कराने के लिए हीट की आवश्यकता होगी, तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। दोनों के आप लोग एक एक एग्जाम्पल भी दे देंगे। ठीक है, आने वाले सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन और आ रहे हैं और इनके आंसर जानेंगे। ठीक है ना, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।